हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा। भाई आज क्या कराने के लिए लेकर आए हैं? आज का वीडियो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा घबराना शुरू कर चुके हैं। उसका कारण ये है कि अब आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। अब इन एग्ज़ाम्स के चलते अक्सर आप लोगों को इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि जब आप कोई चीज़ उठाओगे आपको लगेगा अरे हमें तो ये याद ही नहीं, अरे हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई कि जब हम थोड़ा सा टेंशन में होते हैं ना, तो जी चीज़ें हमें पता होती हैं वो भी एक पल को हमें लगता है कि अरे इसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। हुँ? मैं आपको 60 दिनों का, यानी कि अब सिर्फ 60 डेज़ बचे हुए हैं, तो इन 60 डेज़ का मैं स्ट्रैटेजी प्लान आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। बस अगर आप उसको लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं तो आपका सारा सिलेबस 10 फरवरी तक पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो बस उसको फॉलो कीजिए, सारी चीज़ें, सारा टेंशन अलग कर दीजिए। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्लास 10th कोर्स बी की, तो उनके थोड़े से चैप्टर अभी बाकी हैं जिनके हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देने हैं, यानी कि मात्र सिर्फ 5 अध्याय बाकी हैं। 5 अध्याय में 2 अध्याय तो आपकी स्पर्श बुक के हैं और 3 अध्याय आपके संचयन बुक के हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें करा रही हूँ और वादा कर रही हूँ कि सब टाइम टू टाइम ख़त्म होगा। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम बढ़ रहे हैं आज के वीडियो पर। तो आज का वीडियो है हमारा स्पर्श बुक का 13वां अध्याय, यानी कि हमारे गद्य खंड का ये 6ठा अध्याय है, पतझड़ में टूटी पत्तियां। यहाँ पर 2 लेख हमने देखे। पहला तो देखा गिन्नी का सोना और दूसरा देखा झेन की देन। किस तरीके से हम अपने आदर्शों को जब अपने व्यवहार में लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा कारगर होते हैं। होता है ना कि हम लोग अपने जीवन में कुछ आदर्श बना तो लेते हैं मगर एप्लीकेबल नहीं करते, यानी कि हम अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों? इसका रीज़न सबसे ज़्यादा ये होता है कि हम उन्हें समय के साथ फ्लेक्सिबल लगते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं इन आदर्शों से काम लेना है तो हम रखते हैं, और जब हमें लगता है कि नहीं ये हमारे काम में बाधा बनेंगे तो हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। सिंपल सी एक चीज़ है। लेकिन लेखक ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि गांधी जी को इतने सारे लोग फॉलो करते थे, इतने सारे लोग आंख बंद करके। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने अपने जीवन के जो सिद्धांत बनाए थे उन्हें वो व्यवहार में लाते थे। सत्य, अहिंसा, ये 2 जो इनके सिद्धांत थे, इसको उन्होंने सिर्फ बनाया ही नहीं, उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी किया। इसी वजह से लोग ये जानते थे कि गांधी जी जो करेंगे वो हमारे भले के लिए होगा और आगे काफ़ी लंबे समय तक के लिए वो कारगर सिद्ध होगा। इसीलिए आंख बंद करके इतने सारे लोगों ने उन्हें फॉलो किया। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे लेख पर, जहाँ पर है झेन की देन। ठीक है, झेन की देन। जापानियों में जब अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो रुक गई, लेकिन जापान कहीं बहुत पीछे चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं जापानियों के मन में अमेरिका को लेकर एक प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई, क्योंकि अमेरिका उस समय विकासशील देश था, यानी कि डेवलपिंग कंट्री था। अभी जैसे डेवलप्ड कंट्री है कि वो विकसित हो चुका है, लेकिन नहीं, वो अभी विकासशील था उस समय जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। और जापान भी उन्हीं की तरह था। लेकिन जापान में जब ये 2 परमाणु बम गिरे तो इसके चलते जापान बहुत पीछे हो गया। अब ये हुआ कि अब उसकी सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा अमेरिका के साथ थी, क्योंकि उस कंट्री ने जापान पर जो कुछ किया था वो कहीं ना कहीं जापानियों के दिल में बसा हुआ था। अब ये हुआ कि भाई अमेरिका से हमें आगे निकलना है। अब इस समय जापान की जो कंडीशन थी वो अमेरिका से बहुत पीछे थी। तो उसने क्या किया कि उसने ये सोचा कि अमेरिका जो 30 दिन में काम करता है उसे हम 1 दिन में करेंगे। अब इस प्रतिस्पर्धा के चलते 30 दिन का काम जब 1 दिन के अंदर किया जा रहा है तो उसके चलते क्या होगा, आपको हाथ ही नहीं उससे ज़्यादा तेज दिमाग चलाना पड़ता है। कोई भी काम है हमें करने से पहले अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। तो यही हुआ, जापानियों ने जब इतना ज़्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल किया तो वहाँ पे मानसिक रोग बढ़ने लगे। लोग जो है मानसिक रूप से, यानी कि मेंटली जो है वो इतना ज़्यादा डिप्रेस होना, स्ट्रेसफुल होना, ये सारी चीज़ें होने लगी। तब जापानियों ने अपनी एक टी सेरेमनी को इजाद किया, जिसके चलते ये एक हीलिंग प्रोसेस के थ्रू दिमाग को रिलैक्स दिया जाता था, जिसमें हमारे लेखक ने भी भाग लिया।
तो उस टी सेरेमनी के बारे में अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो ये थे ये 2 लेख जिनके बारे में हमने आपको बताया। वैसे इस अध्याय को मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, इनके एनसीईआरटी क्वेश्चन करा चुकी हूँ, डीपीपी सॉल्यूशंस करा चुकी हूँ और उसके बाद मैंने इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा दिए। आज हम करा रहे हैं इनके वर्णनात्मक प्रश्न, क्योंकि आपकी स्पष्ट बुक से आने वाले प्रश्न 2 तरीके के हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, दोनों ही तरह के प्रश्न हैं। तो जरा थोड़ा सावधानी के साथ पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव तो हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे सब्जेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर करीबन आज के इस वीडियो में इस अध्याय पर 25 प्रश्न लेकर आई हूँ और इस 25 प्रश्न के थ्रू आप जहाँ पूरा अध्याय पढ़ेंगे वहीं कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लास 10th हिंदी कोर्स बी है, बुक है हमारी स्पर्श भाग 2, गद्य खंड का ये 6ठा और पुस्तक का 13वां अध्याय है, पतझड़ में टूटी पत्तियां। कर रहे हैं इनका हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पहले भी बता चुकी हूं कि स्पर्श बुक से आने वाले वर्णनात्मक प्रश्न आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। तो इनको आपको लिखना ही 25 से 30 शब्दों में रहेगा। ये 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, लेकिन वो आपकी दूसरी बुक संचयन से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जापान के लोग अकेले में क्या करने लगते और क्यों? अब क्या होता, जापानियों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया कि जब वो अकेले होते हैं या कोई काम नहीं होता तो उसके चलते वो अकेले में भी बड़बड़ाने लगते। कोई सामने नहीं है लेकिन तब भी वो बात करेंगे। ये मोस्टली आप बहुत सारे लोगों, जापानियों की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो अकेले में बात करते हैं। कोई नहीं है लेकिन अकेले में बड़बड़ा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि वो अपने दिमाग का कांस्टेंट इस्तेमाल करते रहते हैं, अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं देते, कुछ भी सोचते रहें, कुछ भी करते रहें, वो करते हैं। तो ये कंडीशन हो जाती है कि जब हमारा दिमाग इस्तेमाल होता है तो हमें लगता है कि हमारे शरीर के पुर्जे भी इस्तेमाल होने चाहिए। हाथ नहीं इस्तेमाल हो रहा, पैर नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो चलो हम क्या करें, हम कम से कम अपना मुंह ही इस्तेमाल करें। तो वो क्या करने लगते हैं, मुंह से बोलने लगते हैं। देखिए, जापान के लोग अकेले में बड़बड़ाने लगते। बड़बड़ाने का मतलब अपने आप में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक काम करने के कारण वे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। उनमें तनाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि वे अकेले में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इसी बढ़ते हुए मानसिक तनाव के कारण वे मानसिक रोगों का भी शिकार हो जाते हैं। तो अब इतना ज़्यादा अगर आप दिमाग इस्तेमाल करो, भाई हर चीज़ को अपने इस्तेमाल करने का एक सही तरीका होता है। अगर आप एक्सेस किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो वो चीज़ तो बीमार पड़ेगी या ख़राब होगी। अब मशीन को ही ले लो अब मशीन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसे एक्सेस इस्तेमाल करें तो क्या होगा, ख़राब हो जाती है कि नहीं हो जाती। उसी तरीके से होता है दिमाग कहते हैं ना कि थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। एक कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, और कुछ लोग क्या होते हैं, ठीक है, एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते वो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, जो एवरेज वे में करते हैं वो एवरेज वे से सारा काम कर लेंगे। तो जो थोड़ा ज़्यादा करते हैं उनके काम बाकियों से बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा रफ्तार में चलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कुछ समय तक तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये था कारण जापानियों के अकेले में बड़बड़ाने का कारण। झेन की देन पाठ के आधार पर बताइए कि जापान के लोगों में किस प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं और क्यों। तो जापान में किस तरह के लोग बढ़ रहे थे? जापान में मानसिक रोगी बढ़ रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था अमेरिका से प्रतिस्पर्धा। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करके उनको आगे निकलना था, जिस कारण से वो अमेरिका द्वारा किए गए 30 दिनों के काम को वो 1 दिन में कर रहे थे। इस वजह से जो है मानसिक रोगी बढ़ रहे थे। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के दूसरे प्रसंग झेन की देन के अनुसार जापान में 80% लोग मानसिक रोगों के शिकार हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण वे 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, ठीक है, यानी कि दिमागी जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ने लगता है और वे मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। मानसिक रोगों में वृद्धि करने वाले ये कारण पूर्णतः सही है। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप इतना इस्तेमाल करोगे तो तकलीफ तो होनी ही होनी है, और वही हुआ।
उनको क्या है, मानसिक रोग हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? स्पीड मतलब बहुत रफ्तार हुआ। अब स्पीड का अगर इंजन लगेगा तो यानी कि बहुत तेज रफ्तार हो गई। हाँ, तो अब जापानियों के दिमाग में ये स्पीड का इंजन लगा क्यों? सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका इतना जल्दी काम करना, इतना सारा काम एक दिन में निपटाने का। आप ऐसे भी देखोगे, अगर आप में से कोई कभी जापान जाए या गया हो, या आप लोग नहीं गए हो, तो आप टीवी में देख सकते हो, गूगल में देख सकते हो, उन लोग की काम की रफ्तार बहुत तेज है। एक तेज होती है, एक बहुत तेज होती है। मतलब मैंने भी ये चीज़ देखी, जब मैं ये पार्ट पहली बार मैंने पढ़ा था तो मैंने ये सर्च करने की कोशिश करी कि देखिए भाई मतलब उनका काम कैसे करते हैं, मैं वो देखना चाहती थी। तो मैंने गूगल में टाइप किया, मैंने उसको देखा। तो देखने के बाद मैंने ये देखा कि वहाँ मतलब मैं जब देख रही थी तब ये मैं समझ पाई कि ये लोग वाकई बहुत, मतलब एक होता है ना, काम करते 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 रफ्तार बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझो कि घर में मम्मा रोटी बनाती है तो देखो मम्मा कितनी जल्दी 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 सारे कोऑर्डिनेशन कर लेती है, फटफट हो जाता है। आप लोग बनाने बैठो, पहले तो बेलन चलाना, फिर उसको तवे पे रखना, ये सारे काम आप बहुत धीमे धीमे करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको अभी करना शुरू कर रहे हो, और मम्मी ने उसको प्रैक्टिस करते 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 अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है। ठीक है ना? तो जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो हमारी स्पीड स्वतः ही बढ़ती चली जाती है। वही चीज़ हुई, जापानियों ने तो जानबूझकर उसमें स्पीड डाली। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही क्योंकि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा रखने के कारण जापानी निरंतर कार्यशील रहते हैं और इनका दिमाग दौड़ता रहता है। अब वो हमेशा काम करते रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका दिमाग जो है वो काम करता रहता है, हमेशा काम करता रहेगा। वो मतलब कहते हैं ना, रिलैक्स लेने वाली जो कंडीशन होती है वो करनी ही नहीं पाते वो लोग। प्रश्न संख्या 4 है, झेन की देन पाठ के आधार पर बताइए कि मनुष्य एक मनोरोगी कैसे बन जाता है। ठीक है, मनोरोगी, मन का रोगी, ठीक है, यानी कि मानसिक रोगी। ठीक, कैसे बनता है? जब हम दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसे आराम नहीं देंगे। अब भगवान ने हमारा शरीर किस तरीके से बनाया है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करो और रात में आप सो जाओ, एकदम रिलैक्स करो और अपने दिमाग को आराम दो, यही होता है। लेकिन पूरा दिन जो काम हम कर रहे हैं उसको भी एवरेज वे में करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है। तो वही चीज़ हुई यहाँ पर। क्या हुआ कि जापान में बहुत ज़्यादा काम है, जिसकी वजह से उनके दिमाग को आराम करने का मौका नहीं मिलता। अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो उस काम के बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग को आराम करने का टाइम मिलता ही नहीं, और इस वजह से मानसिक रोगी जो है बढ़ते जाते हैं। मनुष्य के मनोरोगी बनने का सबसे बड़ा कारण उसका तेज रफ्तार से कार्य करना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोल रहे होंगे, मैम काम करने में दिमाग का इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होना क्या है? देखिए, हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमारे हाथ चलें उससे पहले हम अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं। हमेशा आप अपना भी देखो कि आप पढ़ाई करने बैठो या कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी हो, अगर आप घर से बाहर जा रहे हो कि मम्मा ने कहा एक ब्रेड ले आओ या दूध ले आओ, ठीक है, मम्मी ने आपसे बोला ब्रेड ले आओ, दूध ले आओ और जाके कुछ वेजिटेबल्स ले आओ, कुछ फ्रूट्स ले आओ। मम्मी ने आपको 4 काम दिए, 4 चीज़ें आपको मार्केट से लानी थी। एप्पल लाना था, आपको समझ लो एक फूल गोभी लानी है, धनिया है, मिर्ची है, ये लेकर आना है, दूध लाना है और ब्रेड लेना है, ये सारी चीज़ें लेकर आनी है। अब मम्मी ने आपको सामान बता दिया, आपको पता है दुकानें कौन सी पहले पड़ती हैं, कौन सी बाद पड़ती हैं, क्या चीज़ें। तो आप घर से निकलने से पहले ही, जैसे ही मम्मी ने बताया, आपका तुरंत प्लान शुरू हो गया कि भाई सबसे पहले सब्जी की दुकान पड़ती है, हम सब्जी लेंगे, फिर आगे हम जाएंगे, सब्जी की दुकान सब्जी ले ली, वहीं फल मिल जाएगा, आगे बढ़ेंगे, दूध और ब्रेड एक ही दुकान मिलेगा और फिर मैं वापस चलाऊँगा। तो तुमने घर से कदम बाहर निकालने से पहले ही अपने दिमाग में प्लान कर लिया कि तुमको ये करना है, ठीक है ना, कर लिया ना प्लान। तो वही चीज़ होती है, जब हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले हम अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू करते हैं। वही चीज़, बहुत तेज काम कर रहे हैं, यानी कि अगर हाथों को जितनी तेज काम करवाना है उससे ज़्यादा तेज हमें दिमाग को दौड़ाना है। मनुष्य तेज रफ्तार से कार्य करने के लिए अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा देते हैं ताकि उनका दिमाग तेज गति से भागने लगे। ऐसे में जीवन की रफ्तार बढ़ जाती है,
ठीक है, बिल्कुल सही है। जब हम बहुत तेज सोचेंगे, बहुत तेज करेंगे तो हमारा कार्य जो दिन है वो भी बहुत जल्दी शुरू होगा, बहुत तेजी से भागेगा। वह एक मनुष्य नहीं अपितु मशीन की भांति काम करने लगता है। उसके शारीरिक अंग कल पुर्जों की तरह कार्य करने लगते हैं। तो उसका शरीर कैसा होता है, वो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं ना, उनकी तरह काम करना शुरू करता है। इसका प्रभाव तनाव के रूप में सामने आता है तथा मनुष्य मनोरोगी बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो तनाव होगा। तनाव का मतलब क्या होता है? तनाव का मतलब होता है स्ट्रेस। आप एक रस्सी लो, रस्सी को अगर आप ऐसे खींचोगे तो उस रस्सी में आप तनाव दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो। ठीक है ना, समझ में आ गया तनाव और का स्ट्रेस। अब दिमाग का अगर इतना ज़्यादा तेज इस्तेमाल करोगे तो एक तरीके से आप दिमाग को तनाव दे रहे हो, उसको स्ट्रेस दे रहे हो, है कि नहीं। और जब हम स्ट्रेस रिलीज करते हैं तो क्या होता है, वो रस्सी जितनी खींची थी वो वापस आ जाती है। अब इसको रबर बैंड से लो, ठीक है, हम उसको जितनी तेज खींचते हैं उसमें उतना स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस ढीली करे वो तुरंत ऐसे आ जाता है। आता है कि नहीं आता? वही चीज़ दिमाग के साथ होता है। दिमाग को हम जितना खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे, और अगर हम उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, रबर बैंड टूट जाती है। वही काम दिमाग के साथ होता है। दिमाग स्ट्रेसफुल हो जाता है और व्यक्ति मनोरोगी बन जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, जापान में चाय पीना एक सेरेमनी क्यों है? अब वैसे तो चाय हम लोग, अब जैसे हम लोग भारत में हैं, चाय पीते हैं किस लिए? अरे यार बहुत थकान लग रही है, चाय ले आओ, चाय बड़ी इच्छा कर रही है, चाय ले आओ। लेकिन जापान में चाय पीना एक सेरेमनी की तरह है। अब ऐसा क्यों है? इसका रीज़न देखिए, हमने अभी तक ये देखा कि जापान में लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के कारण बहुत रफ्तार से काम कर रहे हैं, जो दिमाग को स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, अब दिमाग को तो स्ट्रेस मिल रहा है, अब क्या किया जाए? सबसे बड़ी बात यह कि अब उस स्ट्रेस में अगर व्यक्ति इतना मनोरोगी बन रहा है तो उसके दिमाग का इलाज भी करना पड़ेगा। अब इलाज करने के लिए मेडिसिन है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन जापानियों ने टी सेरेमनी जैसा एक बिल्कुल भी हार्मफुल इलाज निकाला। अब इस टी सेरेमनी में क्या होता है, आप वहाँ पे जाइए, बहुत शांत जगह होती है, 3 से ज़्यादा लोग उसके अंदर जा नहीं सकते। आपको 2 घूंट चाय दी जाएगी। 2 घूंट चाय को आपको कम से कम नहीं 1 से 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। ठीक है, अब उसमें आप एक एक घूंट भी, यानी कि एक एक घूंट के 2-2 एक-एक बूंद आपको पीनी पड़ेगी। अब इतने, अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपने दिमाग को बहुत तेज दौड़ा रहे थे। अब क्या है, वो एक एक 2-2 बूंद पीने के चक्कर में दिमाग एकदम शांत होना शुरू होता है धीरे धीरे, क्योंकि अब काम बहुत धीमे करना है। अब काम जितना धीमे करेंगे दिमाग उतना रिलैक्स करेगा। तो इस तरीके से जो स्ट्रेस हमें काम करते हुए हो रहा था, टी सेरेमनी में चाय पीते हुए हमारा दिमाग उतना रिलैक्स करने लगता है। हम एकदम स्लो पड़ जाते हैं। दिमाग स्लो पड़ा नहीं कि शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, है ना। तो वही इसीलिए यहाँ पर टी सेरेमनी, जो टी है वो एक सेरेमनी की तरह मनाया जाता है। जापान में चाय पीना एक सेरेमनी इसलिए है क्योंकि जापानी लोग दिन रात काम करते हैं तथा वे अपने दिमाग को शांत करने के लिए टी सेरेमनी का सहारा लेते हैं। अब दिमाग को शांत करना है, उसके लिए क्या करें, वो टी सेरेमनी का सहारा लेते हैं। इसमें 2 घूंट चाय पीने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। अब 2 घूंट चाय पीने में हमें लगता है कि 2 मिनट भी नहीं लगता है, हमें लगता है 10 सेकंड के अंदर हम 2 घूंट चाय पी सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा, 1.5 घंटे के अंदर आपको 2 घूंट चाय पीनी, मतलब मान लो 1-1 2-2 बूंद चाय पीनी है। अब कितना स्लो काम है ये। जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ का वातावरण बहुत शांत होता है। इस शांति में वे लोग चाय पीने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। तो समझ में आया, ये चाय पीने की प्रक्रिया दिमाग को आराम देने की प्रक्रिया है, जिसके चलते जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, बहुत थक चुके हैं, वहाँ पर वो लोग इस तरह की थेरेपी करते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। प्रश्न संख्या 6, झेन की देन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि टी सेरेमनी कहाँ और कैसे आयोजित की जाती है। अब हमारे लेखक जो हैं, जब टी सेरेमनी के लिए गए तो करीबन शायद 3री मंजिल पर था, इनको जाना था 2री या 3री मंजिल पर। ऊपर गए तो वहाँ पर जो है
पर्णकुटी बनी हुई थी, यानी कि पतली पतली दफ्तियों से कुछ कुटिया टाइप की बना रखी थी। जापान में जैसे आप देखते हैं कि उसी तरीके से कुटियां बनी हुई थी। अब उस कुटी के बाहर एक बड़ा सा बेढप सा जो है बर्तन था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। अब जब आप उस कमरे के अंदर जा रहे हो तो आपको उससे मुंह और हाथ धो के, यानी कि एक तरीके से फ्रेश होकर अंदर जाना है, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना मुंह गंदा है या हाथ गंदे हैं तो हम उतना फ्रेश फील नहीं कर पाते। तो उन्होंने उस पानी से मुंह धोना है, हाथ धोना है और फ्रेश होकर आपको अंदर जाना है। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको एक चाजीन मिलेगा जो चाय बनाता है, वो आपको बैठाल देगा। अब उसके अंदर आपको सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जाएंगे तो बात करेंगे तो फिर आप जिस थेरेपी के लिए आए हैं वो थेरेपी यहाँ पर काम नहीं करेगी। एक तो आपको वहाँ पर पूरी तरीके से साइलेंस मेंटेन करना है, बात नहीं करनी है, तो वहाँ 3 लोग हो जा सकते हैं। चाजीन जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपका प्रणाम करेगा, चाय बनाएगा, शांति इतनी कि पानी उबलने तक का आपके पास आवाज़ आएगी। फिर वो चाय बनाकर छोटे छोटे प्यालों में 2 घूंट चाय आपके सामने रख देगा। अब आप 1.5 घंटे तक उस चाय को पीते रहिए। ये होता है टी सेरेमनी, ठीक है। टी सेरेमनी 6 मंजिला इमारत की छत पर एक सुंदर पर्णकुटी में आयोजित होती है। तो मैं तो 2-3 बोल रही थी, लेकिन ये 6th फ्लोर पे था। यहाँ चाय पिलाने वाला व्यक्ति चाजीन बैठा रहता है। उसने अभिवादन के साथ लेखक तथा उनके मित्रों को बुलाया कि आइए अंदर। बैठने की जगह दी, अंगीठी सुलगाई तथा उस पर चायदानी रखी, बर्तनों को तौलिए से साफ किया। उसकी सभी क्रियाओं में एक गरिमापूर्ण प्रवृत्ति नजर आ रही थी, यानी कि वो जो चाय बनाने का था ना, वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से, कहते हैं ना, जैसे कप लाया, उसको साफ किया, बहुत ही सलीके से, जल्दबाजी नहीं, आराम से सारा काम, क्योंकि वहाँ आराम पहले ज़रूरी है। आपको रफ्तार से कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आप रफ्तार से काम करेंगे तो जो लोग टी सेरेमनी में भाग लेने आए हैं वो खुद जल्दी जल्दी सोचें। तो जब आप सारे आसपास की प्रक्रिया को इतना आराम से करते हुए देखोगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। झेन की देन प्रसंग के आधार पर बताइए कि हमारा दिमाग हर वक्त कहाँ उलझा रहता है और क्यों। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पाठ के हिसाब से देखें तो जापानियों का दिमाग हमेशा अमेरिका से आगे निकलने के लिए जुटा रहता है। लेकिन अगर हम वाकई अगर सबके बारे में बात करें, जैसे आप हैं या हम हैं, तो हमारे पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जो हमारी मीठी यादें होती हैं, हम अक्सर उनको याद करते रहते हैं, या अपने भविष्य के लिए कोई प्लानिंग करते रहते हैं कि आने वाले समय में हम ये करेंगे, आने वाले समय में हम वो करेंगे। तो इस तरीके से हमारा दिमाग हमारे पास्ट या फ्यूचर की सोच या प्लानिंग में ही लगा रहता है। झेन की देन के अनुसार हमारा दिमाग हर वक्त भूत या भविष्य की बातों में उलझा ही रहता है, क्योंकि हम अक्सर गुजरे दिनों की खट्टी मीठी यादों में रहते हैं। जो हमारा पास्ट है, जो गुजर चुका है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद आती हैं। कुछ बहुत अच्छी यादें हैं, हमारे बहुत अचीवमेंट होते हैं, कुछ होता है तो हमें वो बहुत चीज़ें याद आती हैं। या भविष्य के रंगीन सपनों में खोए रहते हैं। भविष्य यानी कि आने वाले समय में के लिए हम खोए रहते हैं। यह स्पष्ट करता है कि हमारे व्यक्तित्व में स्थिरता का अभाव है, यानी कि जो समय चल रहा है हम उस समय के बारे में नहीं सोचते। जो समय निकल गया जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जो आने वाला है जो हमारे बस में नहीं है, हम उन दो समय में उलझे रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय जो हमारे हाथ में है हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, है ना। तो यानी कि स्थिरता, यानी कि वर्तमान समय में कुछ कर गुजरने की जो स्थिरता होती है वो हमारे अंदर से मिसिंग होती है, यानी कि क्या होता है, वो अभाव होता है। प्रश्न संख्या 8 है, जापान में 80% लोगों में मनोरुग्णता यानी कि मानसिक बीमारी, रुग्णता मतलब क्या होता है, बीमारी, के कारणों को समझाते हुए लिखिए कि इस संदर्भ में चा नो यू की परंपरा को एक बड़ी देन क्यों कहा गया है। तो अब यहाँ पर 2 सवाल आपसे पूछे गए। पहली चीज़ है, जापान के 80% लोगों की मनोरुग्णता का कारण। मनोरुग्णता का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका से प्रतिस्पर्धा। अमेरिका जो काम 30 दिनों में करता है, जापानी उसे 1 दिन में करते हैं, यानी कि वो
अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके से स्पीड से काम करते हैं, ठीक है, जिसके चलते वो सभी मनोरोगी बन जाते हैं। क्योंकि भाई जब हम इतनी स्पीड से काम करेंगे तो दिमाग उतनी तेज़ी से इस्तेमाल करेंगे और दिमाग को आराम ना मिलने के कारण वो मानसिक रोग बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरा, इस संदर्भ में चा नो यू की परंपरा एक बड़ी देन क्यों है? क्योंकि चा नो यू यानी कि जो हमारी टी सेरेमनी है उसके चलते व्यक्ति अपने दिमाग को रिलैक्स करता है। यानी कि अभी तक वो जितनी स्पीड से काम कर रहा है उसके चलते उसका दिमाग थक जाता है। अब इस टी सेरेमनी के चलते वो अपने दिमाग को आराम पहुंचाता है। तो इसी कारण जो है ये टी सेरेमनी उनके लिए एक वरदान सी साबित हुई है। झेन की देन पाठ के अनुसार जापान में 80% यानी कि 80% लोग मानसिक रोगों यानी कि मनोरुग्णता के शिकार हैं। अब बहुत तरह की, मतलब अब जब हम थकान देंगे तो जाहिर सी बात है एक नहीं कई तरीके की बीमारियां उभरेंगी। इसका सबसे बड़ा कारण तनाव है। क्या है? तनाव यानी कि स्ट्रेस। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण वे 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। 1 महीने का काम क्या कर रहे हैं? वो 1 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। उसके नतीजे में क्या होता है? हमारा जो दिमाग है वो थकने लगता है और बीमारियों से ग्रसित होने लगता है और वे मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। मानसिक रोगों में वृद्धि करने वाले ये कारण पूर्णतः सही हैं, ठीक है। अगर आप वाकई किसी व्यक्ति को मनोरोगी बनाना चाहते हो तो उसके दिमाग का इस्तेमाल बहुत कराओ, बहुत जल्दी वो मानसिक बीमार पड़ेगा, ठीक है। तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए चा नो यू की परंपरा को एक बड़ी देन इसलिए कहा गया है क्योंकि चाय पीने की इस प्रक्रिया में मुख्य बात शांति है। यानी कि आसपास शोर नहीं, बिल्कुल शांत। चाय पीने के लिए बैठने का जो स्थान है वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और गरिमामय है। कहने का तात्पर्य है कि एकदम शांत वातावरण है और इसके चलते वहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ों को जब देखता नहीं, शांत रहता है, तो दिमाग उसका धीरे धीरे शांत होने लगता है और इससे उसे आराम मिलता है और उसका दिमाग बहुत रिलैक्स होता है। वहाँ 3 से अधिक आदमी नहीं होते, प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं होती। वे लोग होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते हैं। करीब 1.5 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहता है। यानी कि 2 घूंट चाय को आपको 1.5 घंटे पीना है। दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है क्योंकि ये काम ही इतना स्लो हो रहा है, जिसके चलते हमारा दिमाग क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होने लगता है। लोगों को लगता है कि मानो वह वातावरण क्षण अंतकाल जितना विस्तृत है। यानी कि उस समय का जो समय है वो कुछ सेकंड का होने की बजाय जैसे लग रहा है इतना लंबा है कि अनंत काल, क्योंकि काम वहां पे बहुत धीमे से हो रहा है। वे लोग अनंत काल में जी रहे हैं, यहां तक कि उन्हें सन्नाटा भी स्पष्ट सुनाई देता है। इस अवस्था में पहुंचने पर वे व्यक्ति तनाव से मुक्ति पा लेते हैं। अभी आप देखिए ना, आप कोई काम करेंगे जो बहुत बोरियत भरा होगा ना, तो आपको वो समय बहुत लंबा लगेगा, लेकिन अगर आप कोई इंटरेस्टिंग काम करेंगे तो समय बहुत जल्दी कट जाता है। लेकिन घड़ी तो अपनी रफ्तार से चल रही है, वो आगे जल्दी चलना या कम देर चलना तो करती नहीं है। तो वही चीज़ है, चाय पीने की जो सेरेमनी है वो इतनी स्लो है कि व्यक्ति बोरियत महसूस करने लगता है और धीरे धीरे उसका दिमाग भी स्लो हो जाता है। तो इसीलिए ये टी सेरेमनी उनको मानसिक रूप से रिलैक्स करती है। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं? अब लेखक अपने एक मित्र के यहाँ जापान गए थे, वहां पर उन्होंने ये सब देखा, तो अब उनके जो मित्र थे वो इस मानसिक रोगों के कुछ कारण बता रहे थे। अब आप भी बताइएगा, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो तर्क दीजिएगा और अगर नहीं सहमत हैं तो भी आपको तर्क देना है। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के निम्नलिखित कारण बताए। पहला तो था, जापान के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण दिन रात काम में लगे रहते हैं। यानी कि दिन हो या रात हो, वो हमेशा काम करते रहना चाहते हैं कि बस अमेरिका से उन्हें आगे निकलना है। नेक्स्ट है, भौतिक उन्नति की दौड़ में उनके जीवन को भागदौड़ बढ़ा दी है। यानी कि वो जो है भौतिक उन्नति यानी कि मटेरियलिस्टिक तौर पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं।
यानी कि चाहे प्रोडक्शन के वेज में हो, प्रोडक्टिविटी के रूप में हो, चाहे जैसे हो, बस वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस उन्नति ने उनके जीवन में भाग दौड़ बढ़ाई है, यानी कि वो हमेशा भागते रहते हैं, हर काम के लिए भागते रहते हैं, वह हर समय काम में व्यस्त रहते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो उनके मानसिक रोगों को बढ़ा रहा है। ठीक है, हर समय उनके दिमाग की रफ्तार तेज रहती है। अब जब आप इतना सारा काम करोगे तो दिमाग भी आपका उतना ही तेज दौड़ेगा। अकेले रहने पर भी वे स्वयं में ही उलझे रहते हैं। अब मान लो अगर उनके पास काम नहीं है, वो अकेले बैठे हुए हैं, कोई उनके साथ नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो आपस में अपने आप में ही बड़बड़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो अपने आप में ही बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि उनका दिमाग अभी भी रिलैक्स नहीं हो पाया है। उपर्युक्त दिए गए सभी कारणों से मैं सहमत हूं, क्योंकि जीवन में निरंतर एकाकीपन और हर समय काम की उधेड़-बुन मनुष्य को मानसिक रूप से रुग्ण बना देती है। बात सही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम इतना सारा काम करेंगे तो हम अपनी लाइफ में अपने रिश्तों से बहुत अलग हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, रिश्ते हमसे बहुत अलग हो जाएंगे। अब हम अकेले हो गए, हमारा अपना कोई ज़्यादा बातचीत करने वाला नहीं है, कुछ हमारा एंटरटेनमेंट नहीं है, क्योंकि हम हर समय काम में लगे हैं। अब ये अकेलापन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम काम और ज़्यादा काम और ज़्यादा काम और ज़्यादा काम करते हैं, जिससे वजह से क्या हो जाएगा, हमारा दिमाग स्ट्रेसफुल हो जाता है और हम मानसिक रोगी बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, टी सेरेमनी क्या है, झेन की देन पाठ के आधार पर विस्तृत से लिखिए। अब टी सेरेमनी में कहाँ जाना है, कैसे है, क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे चाय बनाई जा रही है और किस तरीके से उसको सर्व करके पीना है, ये सारी आप प्रक्रिया को यहाँ पर विस्तृत तौर पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको इस पाठ के हिसाब से समझाना है। चलिए देखते हैं क्या है। टी सेरेमनी जापान में चाय पीने की एक विधि है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चा नो यू। जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं, मो नहीं, नो कहते हैं। एक सेकेंड, चा नो यू कहते हैं। इस विधि में शांति की प्रमुखता दी जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शांति होनी चाहिए, शोर शराबा या बातचीत ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चाय पीने के स्थान पर एक साथ 3 लोगों से अधिक को प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपस में बात करेंगे, इसलिए सिर्फ 3 लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है। एक बहुमंजिला इमारत की छत पर दफ्ती की दफ्ती क्या होती है मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों की जो नोटबुक होती है ना, उसका फर्स्ट कवर हार्ड होता है ना, तो उसको बोलते हैं दफ्ती। ठीक है, उतना दफ्ती की दीवारों तथा चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी होती है। बाहर मिट्टी के बर्तन में पानी भरा होता है, तो छोटे छोटे जो हैं ब्लॉक्स करके एक हटनुमा बना दिया जाता है। हाथ पैर धोकर और तौलिए से पोंछकर अंदर प्रवेश किया जाता है। ठीक है, अब वो जो बेढब सा पानी का बर्तन है उसमें आप मुंह धोइए, हाथ धोइए, पोछिए और फिर उसके बाद आप उस पर्णकुटी में प्रवेश करिए। चाजीन अंगीठी सुलगाकर चाय तैयार करता है। वो क्या करता है, अंगीठी जलाता है और चाय तैयार करता है। बर्तन तौलिए से साफ करके चाय के को प्यालों में डालकर अतिथि के सामने लाता है, यानी कि जो 3 लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनके सामने लाता है। प्याले में 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं होती। कितना, 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं होती है। वहां होती से प्याला लगाकर, वहां होठों से प्याला लगाकर बूंद बूंद करके चाय पी जाती है। करीब 1.5 घंटे तक यह सिलसिला जारी रहता है, यानी कि वो 2 घूंट चाय आपको 1.5 घंटे तक बूंद बूंद करके पीनी होती है, ज्यादा आप उसको नहीं पी सकते हैं। तो ये है हमारी टी सेरेमनी, जिसके जरिए क्या होता है कि जब हम इस प्रक्रिया के दौरान चाय पीते हैं तो एक तो हम किसी से बात नहीं कर सकते। होता है ना, अक्सर हम चाय कोई काम करें, आराम से पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बात नहीं करनी है, पहली चीज़ शर्त है। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पीना है, तो हमें क्या होगा, एक बोरियत आएगी, हमें
जैसे रहता है नींद आने लगेगी, ऐसा एक वो होगा। तो अब देखिए नींद कब आती है, नींद आने की जो हमारी प्रक्रिया होती है मोस्टली तब होती है जब हम दिमागी और शारीरिक रूप से थक जाते हैं, ठीक है। नींद की प्रक्रिया वहीं होती है। अब क्या होता है, टी सेरेमनी के ज़रिए हम अपने दिमाग को इतना ज़्यादा स्लो कर लेते हैं कि वो हमको जो है धीरे धीरे एकदम जैसे लगता है हम जहाँ पर हैं वो बहुत लंबा समय है, कट ही नहीं रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बोला ना कि चाय पीने वाला व्यक्ति अनंत काल में चला जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर होती है जिससे दिमाग जो है वो शांत होने लगता है। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। झेन की देन पाठ के आधार पर लिखिए। अब देखिए सिंपल सी एक चीज ऐसे समझिए कि अभी हम जो कर रहे हैं यही सत्य है ना। अब आप पास्ट में जाकर वहां पर कुछ नहीं कर सकते और ना ही फ्यूचर में जाकर आप कुछ कर सकते हो। हाँ, जो आप आज कर रहे हो ये एक दिन पास्ट बन जाएगा और आज जो कर रहे हो सकता है वो आपके फ्यूचर के लिए भी हो। तो मेन क्या है, आप किस वक्त में काम कर पा रहे हो, क्या चीज़ आपके हाथ में है, वो है वर्तमान समय। तो इसीलिए क्या कहा गया है, भूतकाल और भविष्यकाल मिथ्या है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर जाकर या इन दोनों जगहों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ कर सकते हैं हम वर्तमान में कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान सत्य है। अक्सर हम भविष्य की रंगीन कल्पनाएं दुनिया में जीने लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारा भविष्य है उसके बहुत सारे हम सपने सजाने लगते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम इतना पैसा कमाएंगे, बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं। तो उनके सपने बुनते हैं और उसी में हम जीने लगते हैं, या फिर बीते दिनों की खट्टी मीठी स्मृतियों में उलझे रहते हैं। यानी कि जो पास्ट में हमारे साथ हो चुका है हम उन्हीं को याद करके खुश होते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में, दोनों ही मिथ्या हैं। एक बीत चुका है और दूसरा अभी आया ही नहीं है, ठीक है। मिथ्या मतलब झूठ है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेखक मानता है कि हमारे सामने जो वर्तमान है वही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए। यानी कि जो हमारे सामने है यही वर्तमान है और इसी में जी सकते हैं। वर्तमान काल अत्यधिक विस्तृत होता है। वर्तमान में जीने वाले का जीवन सरल तथा आदर्शपूर्ण हो सकता है। यानी कि जब हम जो प्रेजेंट समय है उसी को हम खुलकर जी लें, सारे काम हम उसी में कर लें, तो सही मायने में हमारा पास्ट भी अच्छा होगा और फ्यूचर भी अच्छा होगा, क्योंकि भविष्य उसे चिंतित नहीं करता और भूतकाल उसे परेशान नहीं करता। इस तरह जीवन की सारी गुत्थियां स्वयं ही सुलझ जाती हैं। तो क्या होता है, ये सारे काम ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाते हैं। वस्तुतः इस सत्य का पता लेखक को उस दिन चला जब टी सेरेमनी में लेखक ने चाय पीने की प्रक्रिया देखी। टी सेरेमनी में उपस्थित लोगों ने प्याले में उपस्थित 2 घूंट चाय को पीने में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लगा दिया। लेखक को उस समय वर्तमान बहुत ही विस्तृत लगा। विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा समय है, बीत ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा। उसे लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। अतः लेखक को उस समय अनुभव हुआ कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, वही सत्य है। क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने है वही तो हमारे लिए सत्य है। जो बीत गया वो सत्य नहीं, जो आने वाला उसका हमें पता नहीं। तो सही क्या है, जो हमारे सामने आंखों में है। तो इस तरीके से वो ही सत्य है। प्रश्न संख्या 12 है, झेन की देन में किस बात को प्रतिपादित किया गया है उस पर अपने विचार लिखिए। अब झेन की देन जो हमारे पास प्रसंग है इसके माध्यम से बताया गया है कि दिमाग जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है तो वो बीमारी का घर बन जाता है, और फिर उसको दूर करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए जापानियों में एक प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं चा नो यू, यानी कि टी सेरेमनी, ठीक है। तो इस पूरे पाठ के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने हमें कई बातों को बताया है। जैसे पहली चीज़ ये बताई है कि जो सत्य है वो वर्तमान है, पास्ट और फ्यूचर दोनों ही झूठ हैं, क्योंकि उनमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हर चीज़ को अपने करने का तरीका होता है, बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं उसका तो जाहिर सी बात है उसमें ख़राबी आनी लाजमी है। और यही बात दिमाग के साथ भी साबित होता है, जहाँ पर जापानी इतना मनोरोगी बन रहे हैं क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं।
झेन की देन में वर्तमान के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, यानी कि प्रेजेंट ही जरूरी है, ये चीज बताया गया है। मनुष्य के जीवन में मानसिक शांति महत्वपूर्ण है। इस शांति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अतीत की स्मृतियों तथा भविष्य की सुखद कल्पनाओं में न उलझे। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर में न उलझे, वो सिर्फ प्रेजेंट में रहे। साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करे, जितना उसकी कैपेसिटी है उतना काम करे। प्रतिस्पर्धा के कारण अत्यधिक तनाव ना ले। कंपटीशन के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वो स्ट्रेस लेते हैं तो वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। ये तनाव हो मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। तो ये तनाव ही क्या है, हमारी मानसिक बीमारियों का कारण हो जाता है, हमारा दिमाग बीमार हो जाता है। प्रतिस्पर्धा जहां एक ओर मनुष्य को प्रगति करने का अवसर प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर इसका नकारात्मक परिणाम व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है। ठीक है, एक तरफ अगर उसे हम हेल्दी वे में लें तो वो हमें आगे उन्नति कराएगा, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव वे से ले लें तो क्या होगा, हम मानसिक रोगी भी बन सकते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य भौतिक उन्नति की दौड़ में इतना अधिक ना उलझे कि उसके जीवन की शांति ही भंग हो जाए। यहाँ वर्तमान काल में जीने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि वर्तमान में जीने वाले का जीवन सरल और आदर्शपूर्ण होता है। ठीक है, बहुत ही सरल होता है और आदर्शपूर्ण होता है। ऐसा मनुष्य भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त रहकर जीवन की सारी परेशानियां सुलझा सकता है। तो जो व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है वो एक्चुअल मायने में क्या है, वो सही तरीके से जी रहा है। तो अगर वो प्रेजेंट सही करेगा तो जाहिर सी बात है फ्यूचर की अपनी जितनी परेशानियां हैं उन सबको सुलझा लेगा। और पास्ट में जो जिसने गलतियां करी हैं उनसे वो सीख लेगा। प्रश्न संख्या 13 है, गिन्नी का सोना पाठ में शुद्ध आदर्श की तुलना शुद्ध सोने से की गई है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर समझिए जो गिन्नी होता है क्या होता है। गिन्नी जो एक सोना होता है जिसमें तांबा मिला हुआ होता है। अब जो इसकी शुद्धता होती है 22 कैरेट 24 कैरेट के हिसाब से होती है। ठीक है, अब जो ये गिन्नी का सोना होता है इसमें तांबा मिला होता है, तो इसलिए इसमें स्टेबिलिटी आती है, यानी कि ये सॉफ्ट नहीं रह जाता। अगर शुद्ध सोना लो ना तो आप उसको अगर ऐसे हाथ से करोगे तो वो मुड़ जाएगा, लेकिन अगर गिन्नी का सोना लोगे जिनमें तांबा मिला होता है वो थोड़ा सॉलिड होता है, उसे आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, तो उन्हीं से गहने बनते हैं। यानी कि गहने शुद्ध सोने के नहीं होते, उनमें तांबा मिला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसे पहना जा सकता है, नहीं तो पहनते समय क्या होगा, वो मुड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसीलिए अब उन्होंने जो लेखक है उन्होंने गिन्नी को सोने को में जो शुद्ध सोना होता है उसे क्या बताया है, आदर्श। ठीक है, शुद्ध आदर्श, तो की तुलना शुद्ध आदर्श की है, यानी कि हम अपने जीवन में कुछ आदर्शों को बनाते हैं। ठीक है, और तांबा क्या है, वो हमारा वास्तविक व्यवहार है। अब इस व्यवहारिकता यानी कि हमारा बिहेवियर, हम कैसे दूसरे से पेश आते हैं। अब अगर हम अपनी व्यवहारिकता में शुद्ध सोने की मिलावट करते हैं तो क्या होगा, तो जो आदर्श हैं उन्हें हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर पाएंगे और सही में वो आदर्श काम में आ पाएंगे। यही होगा ना, आप बताइए। नहीं तो शुद्ध सोना तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, यानी कि खाली आप आदर्श लेकर चलोगे, उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो आदर्श बेकार है। बेकार है कि नहीं बेकार है, आपने उनको बना लिया, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या। जैसे बहुत सारे लोग हैं ये बोलते हैं कि नहीं हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम सड़क पर जाएंगे, कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। उन्होंने आदर्श बना लिया, लेकिन अगर किसी दिन उनको ऑफिस में देर हो रही है तो वो सारे ट्रैफिक रूल्स तोड़कर वो जल्दी ऑफिस पहुंच जाना चाहते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं। तो वो उन्होंने समय की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आदर्शों को फ्लेक्सिबल कर रखा है। लेकिन नहीं, व्यावहारिकता का मतलब है कि आपको चाहे जो कुछ हो जाए अपने उन आदर्शों पर ही चलना है, तभी आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर शुद्ध सोना क्या है, शुद्ध आदर्श है। शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण आदि बनाने में नहीं किया जाता, क्योंकि हमने बनाया बहुत सॉफ्ट होता है, वो मुड़ जाता है। गहनों के निर्माण के लिए सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाना पड़ता है। उसी प्रकार शुद्ध आदर्श किसी काम का नहीं होता। आदर्श को क्रियान्वित करने के लिए व्यवहारिकता की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमने जिन आदर्शों को बनाया है उसे अपने व्यवहार में, अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि व्यवहारिकता में लाना पड़ता है।
आदर्श के साथ थोड़ी व्यावहारिकता से ही आदर्श की स्थापना संभव है। यानी कि अगर हमने आदर्श बना भी लिए, अगर इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है ना, कि वो तो सिर्फ रखा हुआ है। हाँ आदर्श है, अच्छा है, महंगा है, शुद्ध सोना है, ठीक है, मगर हम उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं ना। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इस्तेमाल में कौन सा आ रहा है? जिसमें तांबा मिला हुआ है। यानी कि उन शुद्ध आदर्शों को जब तक हम व्यवहारिकता में, यानी कि अपने बिहेव में, डेली रूटीन में लेकर नहीं आते हैं, तब तक वो आदर्श बेकार होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, वर्तमान समय में शाश्वत मूल्यों की क्या उपयोगिता है? गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर लिखिए। अथवा, अब यहां पर समझिए, क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर एक ही रहेगा। शाश्वत मूल से आप क्या समझते हैं? गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर बताइए कि वर्तमान समय में इन मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है। अब हमें अपने जीवन को जीने के लिए कुछ नियम कायदे, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, लेकिन कुछ नियम कायदे ऐसे हैं जो शाश्वत हैं, शाश्वत जो कभी नहीं मिटते, जो पहले थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है। अब गिन्नी का ये जो गिन्नी का सोना हमारे पास में प्रसंग दिया गया है, इसके आधार पर हमें इन शाश्वत मूल्यों की उपयोगिता को बताना है। जीवन में ऐसे अनेक मूल्य हैं जो शाश्वत हैं, जैसे है सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, परोपकार, बंधुत्व। ये पहले थे, आज भी हैं और आगे आने वाले समय में भी रहेंगे। सत्य भी रहेगा, अहिंसा भी रहेगी, प्रेम भी रहेगा, त्याग भी रहेगा, परोपकार भी रहेगा, बंधुत्व भी रहेगा। ठीक है, इत्यादि समाज के शाश्वत मूल्य हैं। यानी कि समाज में जो व्यक्ति जीता है वो इन मूल्यों को कभी ना कभी, कैसे न कैसे अपनाता जरूर है। इन मूल्यों ने आदर्श समाज की स्थापना की है। विभिन्न समयों में अनेक महापुरुषों ने इन मूल्यों के साथ समाज के सामने आदर्श स्थितियों को रखा है। वर्तमान समय में भी ऐसे मूल्यों की प्रासंगिकता बनी हुई है। इन मूल्यों में गिरावट के कारण समाज का नैतिक पतन हुआ है। अब ये मूल्य अगर हम इनको नहीं अपनाते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं होता है, या समाज में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो समाज धीरे धीरे पतन की तरफ जाता है, विघटन की तरफ जाता है। यानी कि वहाँ पे अराजकता है, एक दूसरे पर अविश्वास है, ऐसी जो फीलिंग्स है वो समाज में ज़्यादा पनपती हैं। वर्तमान समाज में इन शाश्वत मूल्यों की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। आदर्श की स्थापना के लिए इन मूल्यों का उत्थान और पुनर्स्थापना आवश्यक है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक आदर्श समाज बनाएं, तो इन मूल्यों को हमें दोबारा इस समाज में लाना होगा, लोगों को इन मूल्यों का पालन करना सिखाना होगा, तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। प्रश्न संख्या 15 है, गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संबंध में तांबे और सोने का रूपक स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया कि गांधी जी के आदर्श, आदर्श क्या थे? सत्य, अहिंसा उन्होंने बनाया था, और इसको अपने व्यवहार में इम्प्लीमेंट भी किया था। के संबंध में तांबे और सोना, तांबा क्या है? उनकी व्यवहारिकता, सोना है उनके आदर्श। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आदर्शों और व्यवहारिकता के मेल में किन सीमाओं और संभावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है? पाठ के आधार पर बताइए। तो बेसिकली हमें बताना है कि हम जिन आदर्शों को अपने जीवन में लेकर आते हैं, उन्हें हम व्यवहार में लाते हैं, तभी वो गिन्नी का सोना बन पाता है, नहीं तो वो शुद्ध सोने ही बन के रह जाते हैं और हम उसे अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, यानी व्यवहारिक आदर्शवादी। व्यवहारिक आदर्शवादी यानी कि उन्होंने जिन आदर्शों को बनाया उसे वो अपने व्यवहार में लेकर आए। वे आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर तक उतरने नहीं देते थे, यानी कि अपने आदर्श को वो व्यवहार तक नहीं लाते थे, अपने व्यवहार को आदर्शों तक लेकर जाते थे। यानी कि एक तरीके से अपने व्यवहार में उन आदर्शों को शामिल करते थे, जिससे सोना ही हमेशा आगे रहता था, यानी कि उनके आदर्श हमेशा आगे रहते थे। गांधी जी राजनीति में आदर्श तथा व्यवहारिकता के इस प्रयोग को दोहराते रहते थे। अब चूंकि वो राजनीतिक उसमें भी में कार्यरत थे, तो इसको हमेशा उसमें जरूर व्यवहार में लाते थे। आदर्शवादी मूल्यों की सुरक्षा के लिए ही वे व्यवहारिकता को आदर्श की ऊंचाई तक ले जाते थे, किंतु आदर्शों को नीचे नहीं आने देते थे।
ठीक है। तो अपने व्यवहार को उस लेवल तक लेकर जाते थे ताकि उनके व्यवहार में ये आदर्श शामिल हो सके। ये नहीं कि आदर्शों को लेकर आए। अब इसका मतलब क्या मैं समझाती हूँ। आदर्श को अगर हम खींचकर अपने व्यवहार तक लेकर आते हैं तो इसका मतलब है कि हमने जो आदर्श बनाए हैं उन्हें जब हमें अपनी लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगी तो किनारे रख देंगे। हम उसे हर समय इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बताया कि हम अपनी लाइफ में रोड जो रूल्स होते हैं, जो आपकी सड़क के जो नियम होते हैं, उनको हम फॉलो करेंगे, ऐसा हमने सोचा, ठीक है। लेकिन हम समय के साथ उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और जब समय नहीं है तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है आदर्शों को अपने व्यवहार तक लेकर आना, ठीक है। लेकिन अब अपने व्यवहार को आदर्शों तक का लेकर जाना, अब चाहे हमारी ऑफिस की देर हो, चाहे कुछ हो, हम हर कंडीशन में रोड ट्रैफिक नियम जो है उनको फॉलो ही करेंगे। यानी कि हम अपने व्यवहार को उन आदर्शों तक लेकर गए, चाहे जो हो जाए मुझे ये नियम फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये होता है, हम समय के हिसाब से अगर अपने आदर्शों को फ्लेक्सिबल रखते हैं तो वो कंडीशन होती है आदर्श को व्यवहारिकता तक लाना, और हर कंडीशन में उन आदर्शों का पालन करना वो होता है अपने व्यवहार को अपने आदर्श तक लेके जाना। यानी कि हमारे आदर्श उस जगह पर हमेशा आगे रहेंगे। समझ गए ना ये बात। प्रश्न संख्या 16 है, हमें सत्य में जीना चाहिए, सत्य केवल वर्तमान है। पतझड़ में टूटी पत्तियां के इस कथन को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये बात हुई है ये आपका प्रसंग है, कौन सी, झेन की देन से लिया गया है कि वर्तमान ही सत्य है। ये बात लेखक को तब अंदाजा हुआ जब वो टी सेरेमनी में भाग लेता है। टी सेरेमनी में 2 घूंट चाय पीने के लिए 1.5 घंटे लगाना था, जिसमें सिर्फ एक बूंद चाय पीनी थी। अब इस चाय पीने की प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि जो वर्तमान समय था वो बहुत लंबा हो गया। तब लेखक को ये अंदाजा लगा कि हमारे लिए जो कुछ भी है वो वर्तमान समय है। हम भूतकाल की कुछ खट्टी मीठी यादों को या भविष्य के सपनों में हम खोए रहते हैं, लेकिन इनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ना हम पास्ट में जा सकते हैं ना फ्यूचर में जा सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो वर्तमान में कर सकते हैं। जब हम सब कुछ वर्तमान में ही कर सकते हैं तो वर्तमान ही हमारे लिए सत्य है। बाकी भूत और भविष्य क्या है, वो मिथ्या है। अक्सर हम भविष्य की रंगीन काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं या बीते दिनों की खट्टी मीठी स्मृतियों में उलझ जाते हैं। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में। दोनों ही मिथ्या हैं, यानी कि दोनों झूठ हैं उस जगह। अब झूठ मैं क्यों कह रही हूँ, उसका मिथ्या या झूठ का तात्पर्य यह है कि इन दोनों समय में जाकर आपने, जैसे पास्ट है, आपने अगर कोई गलती करी है तो आप पास्ट में जाकर उस गलती को सुधार नहीं सकते, ठीक है। कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसलिए वो झूठ है। जहां पर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो वो तो बेकार ही जगह है। फिर हम आ जाते हैं अगर भविष्य में हम ये देख रहे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया है, मैं वहाँ बहुत आराम से रह रही हूँ, बढ़िया सा गार्डन है वहाँ पर है। तो मेरे जो सपने हैं, मैं जो सपने देख रही हूँ, जो कुछ भी है, मैं वहाँ पर जाकर वो सपना जी नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि अभी आज एज प्रेजेंट मेरे पास उतना बड़ा घर नहीं है। लेकिन मैं भविष्य में उस बड़े घर के सपने देख रही हूँ, तो मैं अभी जाकर क्या उस सपने को जी सकती हूँ? नहीं जी सकती। हाँ, उस सपने के लिए मैं काम कर सकती हूँ जो मुझे करना है वर्तमान समय में। तो सत्य क्या हुआ? वर्तमान समय हुआ। इसीलिए हमारे लिए भविष्य और भूत जो है वो झूठ है, क्योंकि उन दोनों जगहों पर जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। एक बीत चुका है और दूसरा अभी आया नहीं। लेखक मानता है कि हमारे सामने जो वर्तमान है वही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए। वर्तमान काल अत्यधिक विस्तृत होता है। वर्तमान में जीने वाले का जीवन सरल और आदर्शपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भविष्य में उसे चिंतित नहीं करता, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम वर्तमान में काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो भविष्य में जो होगा किस बात की टेंशन हो जाएगा, है ना। और भूतकाल उसे परेशान नहीं करता। इस तरह जीवन की सारी गुत्थियां स्वयं ही सुलझ जाती हैं। जब हम वर्तमान में ही ठीक से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो पास्ट में हमने गलतियां करी उन्हें हम प्रेजेंट में नहीं दोहराएंगे, और भविष्य में जो भी हम सपने देख रहे हैं उसके लिए हम प्रेजेंट में काम करेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह उनको कोई परेशानियां नहीं होती हैं। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, ठीक है। हम चल नहीं रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं,
यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप में लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। लेखक के मित्र में इस स्थिति के क्या कारण बताए, तो लेखक मित्र ने इसकी स्थिति के कारण क्या बताए हैं आपको बताना है, और इसका क्या दुष्परिणाम वहां दिखाई दे रहा है, झेन की देन पाठ के आधार पर बताइए। लेखक कहते हैं कि हमारी रफ्तार बढ़ गई, हम चलते नहीं दौड़ते हैं, हम बोलते नहीं बकते हैं। कहने का मतलब है कि हर काम बहुत रफ्तार से हो रहा है। इसका कारण है, उन्होंने बताया कि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण जापानियों में ये रफ्तार हुई। उन्होंने अपनी रफ्तार को बहुत तेज कर लिया। अब इस तेज रफ्तार के कारण उनका जो दुष्परिणाम हुआ कि जापान में 80% लोग जो हैं वो मनोरोगी बन गए, मनोरुग्णता का शिकार हो गए। आज तकनीकों के बढ़ने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। लोग 1 महीने का काम 1 दिन में ही कर लेना चाहते हैं। दिमाग की रफ्तार तो वैसे भी तेज होती है। तेज रफ्तार से काम करने के लिए स्पीड का इंजन लगा देने से यह और अधिक तेज भागने लगता है। ऐसे में जीवन की रफ्तार बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई काम बहुत तेज रफ्तार से कर रहे हैं तो जीवन भी हमारा तेजी से बढ़ेगा। व्यक्ति चलने की बजाय दौड़ने लगता है। वह एक प्राणी की बजाय मशीन बन जाता है। अब वो एक मनुष्य नहीं, अब वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है। उसके शारीरिक अंग कल पुर्जों की तरह काम करते हैं। शरीर क्या है हमारा, है वो मशीन की जो पार्ट्स होते हैं उनकी तरह काम करना शुरू कर देता है। इन सब का प्रभाव तनाव के रूप में सामने आता है और मनुष्य एक मनोरोगी बन जाता है। तो जब हम इतनी रफ्तार से काम करेंगे तो हमारा दिमाग तो बीमार पड़ेगा ही, और हम क्या बन जाएंगे, मनोरोगी बन जाएंगे। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में भी लोगों की जिंदगी की गतिशीलता खूब वृद्धि हुई है। इसके कारण और परिणाम का उल्लेख झेन के देन पाठ के आधार पर लिखिए। भारत में भी लोगों ने अपने काम की रफ्तार को बढ़ाया है क्योंकि वो प्रगति और उन्नति करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जापान जितना नहीं है, लेकिन है, पहले से ज़्यादा बढ़ा है। तो वो है प्रगति करने की दौड़, उन्नति करने की दौड़। ठीक है, अब अगर बात आ जाती है कि इसके परिणाम क्या हुए हैं, आप देखेंगे लोगों के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, स्ट्रेस है, जल्दबाजी है, ये सब बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो देखिए क्या है, अत्यधिक सुख सुविधाएं पाने की लालसा, भौतिकवादी सोच और विकसित बनने की चाहत ने भारतीयों की जिंदगी में गतिशीलता में वृद्धि की है। यानी कि हम बहुत सारी सुख सुविधाएं लेना चाहते हैं, सारे हम भौतिक सुख लेना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमें पैसा लगेगा। अब पैसा लगने के लिए हमें क्या है, उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब हम ज़्यादा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रफ्तार बढ़ेगी ही बढ़ेगी हमारे जीवन की, है कि नहीं। भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। हम अभी भी विकसित नहीं, विकासशील देश हैं, यानी कि हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। गांव हो या महानगर, प्रगति के लिए ये भागते दिख रहे हैं। सभी अपनी उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, सब काम में लगे हुए हैं। विकसित देशों की भांति जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों की जिंदगी में भागम भाग मची है। लोगों के पास अपनों के लिए भी समय नहीं बचा है। यहाँ के लोगों की स्थिति भी जापानियों जैसी हो रही है, अभी हुई नहीं। जो चलने की जगह दौड़ रहे हैं, बोलने की जगह बक रहे हैं और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर मनोरोगी होने लगे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग अब कहते हैं भाई मुझे डिप्रेशन हो गया है ना, तो मुझे क्या कहते हैं आजकल जो है ना वो जो क्या कहते हैं उनको, साइकोलॉजिस्ट, उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनके पास अब बहुत पेशेंट आने लगे हैं। पहले तो ये साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, काउंसलर क्या होते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आजकल के समय में इन सब के लिए एक अलग जॉब प्रोफाइल है। आप इनका कोर्स करो, इन पर जॉब करो और इनमें बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है। और धीरे धीरे इसमें जो है ना मनोरोगी बढ़ने के कारण इन साइकोलॉजिस्ट का काम बहुत ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि हमें किसी से आगे नहीं निकलना है, हमें हर तरीके की सुख सुविधाएं संपन्न पूर्ण जीवन चाहिए, जिसके लिए हम सिर्फ भागते रहते हैं। भारत में ये है। प्रश्न संख्या 19 है, झेन की देन पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? कि भाई हर चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसे अपनी कैपेसिटी में काम करिए।
सिर्फ वर्तमान समय सत्य है उसके लिए काम करिए, भविष्य अपने आप बनेगा, और जो पास्ट की गलतियां हैं उसे हम नहीं करेंगे। तो वर्तमान ही सत्य है, ये हमें एक मेन जो है बात मिलती है। और दूसरा हमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा है कि हमें अपने जीवन की रफ्तार को बहुत ज़्यादा तेज नहीं बनाना है, काम करना है लेकिन उतना जितना हो सकता है। झेन की देन पाठ हमें अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो चीज़ें होती हैं उससे हमें ये पता चलता है। पाठ में जापानियों की व्यस्त दिनचर्या से उत्पन्न मनोरोगों की चर्चा करते हुए वहां की टी सेरेमनी के माध्यम से मानसिक तनाव से मुक्ति होने का संकेत करते हुए यह संदेश दिया जाता है। यानी कि जापानियों की जो कंडीशन हम देख रहे हैं उसको देखते हुए हमें क्या संदेश मिलता है कि अधिक तनाव मनुष्य को पागल बना देता है। अगर हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो हमारे दिमाग को स्ट्रेस होगा ही होगा, और स्ट्रेस होगा तो हम क्या होगा, मनोरोगी बनेंगे, यानी कि पागल होंगे। इससे बचने का उपाय है मन को शांत रखना, अपने आप को सेटल रखिए, शांत रखिए। बीते दिनों और भविष्य की कल्पनाओं को भूलकर वर्तमान की वास्तविकता में जीना और वर्तमान का भरपूर आनंद लेना चाहिए। इससे मन में चिंता, तनाव और अधिक काम की बोझिलता हटना आवश्यक है ताकि शांति एवं चैन से जीवन कटे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने दिमाग को शांत रखिए, दिमाग में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। आप जो भी काम करो पीसफुल माइंड से करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं करना चाहिए, हमें ये संदेश मिलता है। प्रश्न संख्या 20 है, व्यवहारवाद समाज के लिए किस प्रकार हानिकारी है। अब आपको व्यवहारवाद बताना है, चलिए देखते हैं। व्यवहारवाद अर्थात लाभ और हानि, यानी कि जहां पर हम कोई भी काम अपने प्रॉफिट और लॉस को देखकर करें। हम ये काम करेंगे तो हमें फायदा है तो हम करेंगे, नुकसान है तो हम नहीं करेंगे, ये काम होता है। कि गणना करके किया गया व्यवहार, यानी कि अब जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति से हमें काम है तो उससे हम बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े अच्छे मीठे से बात करते हैं। अगर हमारा काम नहीं है तो क्या है, हम उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करते। तो ये होता है कि जिस व्यक्ति से हमें फ़ायदा है या काम है उससे हम अच्छे से व्यवहार करें, नहीं है तो हम उसको बिल्कुल धुतकार कर, गाली देकर इस तरीके से बात करें। इसे अवसरवादिता भी कहा जा सकता है। मनुष्य जब अपने लाभ, उन्नति और भलाई के लिए आदर्शों को त्याग दे तब मानवीय मनुष्यों का पतन हो जाता है, तब हमारे मानवीय गुण कहीं गायब हो जाते हैं। याद रखिए, अगर हम व्यवहारवाद पर आते हैं, लाभ हानि देखकर व्यवहार करते हैं, तो मानववादी जो गुण होते हैं, एक मानव होते हुए हमारे ऊपर कर्तव्य क्या होता है, हम सभी की सेवा करें, हम सभी का भला करें, चाहे उसमें हमारा लाभ हो चाहे ना हो। ठीक, ऐसा व्यवहारवाद समाज को पतोन्मुख बनाता है, यानी कि समाज हमेशा जो है वो पतन की गर्द में जाएगा। ये हमेशा ध्यान रख लीजिए, किसी को कोई फायदा उससे होने वाला नहीं। प्रश्न संख्या 21 है, टी सेरेमनी के कर्म में लेखक ने क्या अनुभव किया, अथवा पाठ के आधार पर लिखिए कि चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन पाया। जब इतनी स्लो प्रोसीजर से चाय पी जा रही थी तो उसको पीने के बाद लेखक ने अनुभव किया कि जो कुछ है वो वर्तमान है, और वर्तमान एकदम अनंत काल जितना लंबा है, इतना लंबा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत धीमी गति से हो रही थी, तो जो प्रेजेंट टाइम है वो बहुत स्लो चल रहा था। तो उनको लगा कि जो कुछ भी सत्य है वो वर्तमान है, भूत और भविष्य मिथ्या है। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा लगा था। टी सेरेमनी में चाय पीते समय लेखक पहले 10-15 मिनट उलझन में पड़ा। भाई इतनी धीमी सी चाय पिएंगे तो परेशानी तो होगी, तो 10-15 मिनट तो उन्हें शुरू में बड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उसके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है, यानी उसका दिमाग अब धीमा पड़ने लगा है, और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है। क्या हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया है। लेखक को लगा जैसे वह कभी ना खत्म होने वाले समय में जी रहा है, एक ऐसे समय में जो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो उसमें जी रहा है। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी, यानी कि बाहर भी शांति है लेकिन तब भी वो उसको शोर मालूम पड़ रही थी। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए थे,
लेखक केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना लंबा था। तो चाय पीने की ये जो प्रक्रिया थी जब आरंभ हुई तो लेखक को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन 15-20 मिनट बाद उसको उसके दिमाग की रफ्तार जब धीमी पड़ी तो उसे इस चीज़ के बारे में समझ में आया कि भूत और भविष्य जो है वो बेकार है, मिथ्या है, जो है वो वर्तमान में है, और ये वर्तमान भी कितना अनंत काल जितना लंबा है, ये चीज़ उसे अंदाज़ा हुई। प्रश्न संख्या 22 है, गांधी जी तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। आश्रय स्पष्ट कीजिए। तांबा यानी कि हमारा व्यवहार, उसमें सोना मिलाना यानी कि उसमें वो आदर्शों को मिलाते थे। इसका मतलब आपको समझाना है। वो अपने जीवन के आदर्शों को अपने व्यवहार में मिलाकर चलते थे ताकि वो हमेशा के लिए कारगर सिद्ध हो। इसी वजह से क्या हुआ, इतने लोग उनके अनुयायी थे, है ना। गांधी जी कभी भी अपने आदर्शों को व्यवहार पर हावी नहीं होने देते थे, यानी कि आदर्श सर्वोपरि होते थे, ठीक है, बल्कि वे अपने व्यवहार में ही अपने आदर्शों को रखने की कोशिश करते थे। वह किसी तरह से आदर्शों में कोई भी व्यवहारिकता मिलावट नहीं करते थे, बल्कि व्यवहार में आदर्शों को मिलाते थे, जिससे आदर्श ही सबको दिखें और सब आदर्शों का ही पालन करें। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने लाइफ में कुछ नियम बनाते हैं तो नियमों को हमें सबसे आगे रखना चाहिए और अपने व्यवहार को पीछे। कहने का तात्पर्य है आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, उनमें आपके व्यवहार सबसे आगे होने चाहिए। मान लीजिए आपने बोला है कि मैं सभी से सत्य बोलता हूँ, मैं सभी से सच बोलता हूँ। अब अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, आप जबकि उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हो और वो आपसे पूछ रहा है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो इस कंडीशन में आप दुविधा में हो कि उस व्यक्ति के मुंह पर मैं क्या कह दूं, है कि नहीं? बोलो ना। तो आप बोलोगे अगर मैं सच बोल दूंगा तो उसे बुरा लग जाएगा, झूठ बोलूंगा तो थोड़ी देर के लिए खुश तो रहेगा। लेकिन गांधी जी इस सिचुएशन में क्या करते थे, जो सच होता था वही बोलते थे, यानी कि अपने आदर्श जो उन्होंने सत्य बना रखा है उसे हमेशा आगे रखते थे। और क्या था, जिससे आदर्श ही सबको दिखें और सब आदर्शों का ही पालन करें और आदर्शों की कीमत बढ़े, यानी कि सत्य ही बोलेंगे, सामने वाले को चाहे जैसा लगे। वे शुद्ध सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। उसी प्रकार आदर्श को क्रियान्वित करने के लिए व्यावहारिकता की आवश्यकता होती है। अब याद रखिए कि हमेशा जो हमारे आदर्श हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे बिहेवियर की जरूरत है, क्योंकि आदर्श जो हम बनाएंगे वो अपने व्यवहार से ही तो दूसरों के सामने रखेंगे, तो हमेशा उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अगर अपने जीवन में कुछ नियमों को बनाते हैं तो उन्हें हर परिस्थिति में आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि समय के अनुसार कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, वो गलत हो जाता है। वो आपका हो जाता है व्यवहारिकता को जो है आप वहाँ पर क्या कहते हैं, शुद्ध सोने को व्यवहारिकता तक लेकर आ रहे हो। लेकिन जो आपके आदर्श हैं उन्हें हर कीमत में अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो होता है व्यवहारिकता को शुद्ध सोने तक लेके जाना। गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, स्पष्ट कीजिए। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, ठीक है, यानी कि क्या हो गया आपका, ये हो जाता है आपको कि जो चीज़ें हमने मानी हैं उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको आप ऐसे समझो, ठीक है। गांधी जी भली भांति जानते थे शुद्ध आदर्शों को आचरण में नहीं लाया जा सकता, ठीक है, यानी कि जो शुद्ध आचरण है उन्हें हम अपने व्यवहार में नहीं ला सकते। फिर भी उनकी दृष्टि आदर्श से हटी नहीं, तब भी वो आदर्श उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम नहीं ला सकते तो हम छोड़ दें, ऐसा नहीं किया उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता किया बिना, अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया बिना व्यवहारिक आदर्शवाद को अपनाया, यानी कि अपने व्यवहार को अपने आदर्शों तक लेकर गए तथा मर्यादित एवं श्रेष्ठ व्यवहार करते हुए जीवन बिताया। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में एक मर्यादा बनाई, उन्होंने कुछ नियमों को बनाया और हमेशा उनका पालन किया, सत्य का, अहिंसा का। आप कहो एक गाल पे झापड़ मारो तो मैं दूसरा आगे कर दूंगा, ये बात गांधी जी ने ही कही। अब उन पर डंडे भी बरसे तो भी उन्होंने पलटकर वार नहीं किया,
ठीक है। अब हमारे साथ क्या होगा कि चलो हम अहिंसा को मानते हैं, लेकिन हमें कोई एक व्यक्ति मारेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरा मारेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, तीसरा मारेगा, लेकिन अगर वो बार बार मारेगा तो फिर हम पलट के जवाब देना शुरू कर देंगे, हम भी उसको मारना शुरू कर देंगे। होगा कि नहीं होगा? लेकिन गांधी जी ने कहा कि तुम मुझे चाहे जितना मार लो, मैं अहिंसा ही रखूंगा, मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा, और इसे उन्होंने अपने फॉलो किया। यानी कि समय के साथ उन चीज़ों को बदला नहीं, ना ही अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग बदला, उन्होंने जिसको माना उसको हमेशा हर सिचुएशन में उसे फॉलो किया। प्रश्न संख्या 24 है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किन्हें कहा जाता है और व्यवहारवादी लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन्हें कहा जाता है जो अपने व्यवहार में हमेशा आदर्शों को आगे रखते हैं, समय के अनुसार उनको नहीं बदलते, उनको नहीं इस्तेमाल करते। कोई भी समय हो, हमेशा अपने आदर्शों को पहले लेकर चलेंगे और उनका इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे होते हैं जो अपने आदर्शों में व्यवहारिकता रूपी तांबे का मेल करते हैं और चलाकर दिखाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये चल नहीं सकता, चल सकता है। वे आदर्श और व्यवहारिकता का समन्वय करके चलते हैं। व्यवहारवादी लोग अपनी उन्नति और अपने लाभ हानि को अधिक महत्व नहीं देते, और व्यवहारवादी लोग कभी ये नहीं देखते कि भाई मेरा प्रॉफिट किस में है या मेरा लॉस किस में है। वो हमेशा सही तरीके से व्यवहार करेंगे। इससे बात करने से मुझे लाभ है या इस व्यक्ति से बात करने से मुझे हानि है, ये नहीं देखेंगे। लाभ है तो मैं बहुत अच्छे से बात करूं, हानि है तो मैं बहुत बेकार तरीके से, वो दोनों से सेम तरीके से ही बात करेंगे। वे आदर्शों और मानवीय मूल्यों को महत्व नहीं देते हैं। यही नहीं, वे समाज के अन्य लोगों की उन्नति या कल्याण की चिंता नहीं करते। उनका व्यवहार लाभ हानि की गणना से प्रभावित नहीं रहता। वो कभी ये नहीं देखते कि मुझे क्या करने से फायदा है और क्या करने से नुकसान है। वो हर कंडीशन में चीजों को इम्प्लीमेंट करते ही करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, गिन्नी के सोने की क्या विशेषताएं होती हैं? गिन्नी का सोना इस्तेमाल किया जा सकता है, पहली चीज हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। गिन्नी का सोना शुद्ध नहीं होता, पहली चीज तो ये होता है। शुद्ध सोना क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उनके गहने नहीं बनाए जा सकते, अगर आप बनाओगे भी तो वो तुरंत मुड़ जाएंगे, आप पहन नहीं पाओगे। गिन्नी के सोने में तांबा क्वांटिटी, सोने शुद्ध सोने में तांबा मिलाया जाता है, तब वो थोड़ा सॉलिड हो जाता है और उसके गहने बनवाए जा सकते हैं। बल्कि इसमें तांबे का मिश्रण होता है, यही कारण है कि उसमें ज्यादा चमक होती है और शुद्ध सोने की अपेक्षा मजबूती अधिक होती है, अतः इसकी उपयोगिता भी अधिक होती है। अब भाई देखिए, अगर मजबूत है तो इस्तेमाल भी करेंगे, चमक है तो भाई ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। शुद्ध सोने में ना इतनी चमक होती है और ना ही मजबूती होती है। गिन्नी के सोने की इन्हीं विशेषताओं के कारण अधिकांश इसी सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। अब इसकी ये असली खासियत है, इसीलिए आप कहेंगे कि सोने की जो चीज़ें होती हैं उनमें इसी गिन्नी के सोने का इस्तेमाल होता है ताकि इसमें मजबूती बनी रहे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13, जहां पर हमने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कराए। तो देखिए, अलग अलग तरीके के प्रश्न आए थे, सभी की प्रैक्टिस कराई। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब हमारे पास सिर्फ हमारा एक अध्याय बचा है इस वर्ष बुक का, और वो है कारतूस। तो ये एकांकी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।